यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। 18 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का फैसला तय हो गया है। 17 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय है। इटावा में सपा के अंशुल यादव का जीतना तय है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6 सीटें, पूर्वांचल की 6 सीटें और अवध की 5 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। 17 सीटों पर बीजेपी का पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहा है और एक सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। तो सभी 75 जिलों पर पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव चल रहे हैं और उनमें 18 जिलों की तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। कई नॉमिनेशन रद्द हुए हैं तो कई सिग्नेचर मैच नहीं हुए, कई प्रस्तावक नहीं मिले, जिनके चलते निर्विरोध रूप से अब कौन सी पार्टी के कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। 17 भाजपा के और 1 समाजवादी पार्टी का। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 18 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर बीजेपी का कब्जा तय माना जा रहा है। फैसला हो गया है। 17 सीटों पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी। यूपी में 75 जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटों के लिए होने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। नामांकन के दिन ही 75 में से 18 सीटों के नतीजे भी साफ हो गए। इनमें से 17 सीटों पर भाजपा की जीत तय, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिलनी तय है। बीजेपी के लिए यह बड़ी राहत है तो सपा के लिए यह बौखलाहट की वजह बन गई है। पूरी रिपोर्ट से समझिए। जिला पंचायत अध्यक्ष की सबसे बड़ी जंग। वोटिंग से पहले सियासत के अजब गजब रंग। यूपी की 75 जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटों के लिए वोटिंग और काउंटिंग में अभी करीब हफ्ते भर का वक्त है, पर नामांकन के साथ ही आंकड़ों का उलटफेर शुरू हो चुका है। इन 75 सीटों में से अभी तक 18 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर फैसला तय हो गया है। 17 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत निश्चित हो गई है। 12 सीटों पर सपा प्रत्याशी पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाए, जबकि 4 सीटों पर सपा प्रत्याशियों का नामांकन खारिज हो गया। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, जहां 6 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय हो चुकी है। इनमें गाजियाबाद से ममता त्यागी, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, मेरठ से गौरव चौधरी, अमरोहा से ललित तंवर, आगरा से मंजू भदौरिया और मुरादाबाद से शैफाली सिंह के मुकाबले दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं, यानी इनकी जीत पक्की है। इसी तरह अवध का रुख करें तो इटावा सीट से अंशुल यादव का निर्विरोध चुना जाना तय है, जबकि भाजपा की ओर से ललितपुर से कैलाश निरंजन, बांदा से सुनील पटेल, चित्रकूट से अशोक जाटव, झांसी से पवन कुमार गौतम और हमीरपुर से जयंती राजपूत की जीत तय है। पूर्वांचल की बात करें तो यहां की 5 सीटों पर भाजपा की जीत तय हो गई है। इनमें गोरखपुर से साधना सिंह, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा, गोंडा से घनश्याम मिश्रा, मऊ से मनोज राय और बलरामपुर से आरती तिवारी के नाम शामिल हैं। दरअसल 12 जिला पंचायत सीटों पर सपा के प्रत्याशी नामांकन ही नहीं कर पाए, जबकि 6 सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए। इनमें अमरोहा से सपा की सकीना बेगम, मेरठ से सपा की सलोनी गुर्जर, मुजफ्फरनगर से आजाद समाज पार्टी की तहसीन बानो, बांदा से सपा की रजनी यादव, गोरखपुर से सपा के आलोक कुमार गुप्ता और वाराणसी से चंदा यादव के नाम शामिल हैं। इनके अलावा आगरा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गोंडा, मऊ, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बलरामपुर और श्रावस्ती में सपा प्रत्याशी अपना पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाए। जाहिर है जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बढ़त बनाने वाली सपा के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं। अब सपा ने अपने प्रत्याशियों को नामांकन से रोकने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। प्रत्याशी और किरण यादव और उनके ससुर घर से नामांकन करने निकलते हैं, पुलिस उनको उठा के ले जाती है जंगल की ओर, बजाय कलेक्ट्रेट की ओर, और जंगल पे 3 बजे तक उनको घुमाते रहते हैं। जब नामांकन का समय खत्म हो जाता है उन्हें छोड़ दिया जाता है, और ये करके 12 जिलों में नामांकन करने से समाजवादी पार्टी के लोगों को वंचित कर दिया। जैसे गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, भदोही, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, हमीरपुर, गोंडा, मऊ, ललितपुर, गाजियाबाद। एक तरफ जहां सपा ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है,
तो दूसरी ओर पार्टी ने अपने उन 11 जिलाध्यक्षों को पद से हटा दिया है जिन जिलों में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत रहे हैं। इनमें आगरा के सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल, बलरामपुर के सपा जिलाध्यक्ष रामनिवास मौर्य, गोरखपुर के सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद, गोंडा के जिलाध्यक्ष आनंद स्वरूप यादव, गौतम बुद्ध नगर के वीर सिंह यादव, मुरादाबाद के जयवीर सिंह, मऊ के धर्म प्रकाश यादव, भदोही के जिलाध्यक्ष विकास यादव, ललितपुर के जिलाध्यक्ष तिलक यादव और झांसी के सपा जिलाध्यक्ष महेश कश्यप के नाम शामिल हैं। 2022 की जंग से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को सियासी जोर आजमाइश के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन 3 जुलाई को आने वाले अंतिम नतीजों से पहले इस उलटफेर ने भाजपा को बड़ी बढ़त दिला दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर बसपा की बैठक में बवाल हो गया। नॉमिनेशन से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया और नामांकन को लेकर आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ गए। बवाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ तो हॉल के अंदर देखिए किस तरह कार्यकर्ताओं में बहस हुई, बवाल हुआ, और सीसीटीवी तस्वीरें जो कि हॉल से बाहर की हैं, वहां देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। यहां तो धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई। काफी अफरा तफरी का माहौल यहां देखने को मिला। तो दोनों तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों की हैं। एक तरफ हॉल के अंदर बहस, बवाल और दूसरी तरफ बाहर धक्का मुक्की, भीड़ भाड़ और अफरा तफरी का माहौल। बसपा की बैठक में बवाल हुआ है। नॉमिनेशन से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कल नॉमिनेशन होने थे और उस दौरान बसपा में किस तरह से बवाल हुआ वो सब कुछ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ। नामांकन के दौरान सिर्फ जोड़ तोड़ नहीं हुई बल्कि जबरदस्त मारपीट और झगड़ा भी हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन के दौरान तमाम जगहों से भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट, झड़प और बवाल की खबरें आई। ये 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर की है। यहाँ कलेक्ट्रेट में बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान पुलिस के सामने भिड़ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की और कलेक्ट्रेट में घुसने नहीं दिया। दूसरी तस्वीर देवरिया की। यह भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच में नारेबाजी के बाद बवाल हुआ। पुलिस ने लाठियां भांजी और कार्यकर्ताओं को खदेड़ना पड़ा। तीसरी तस्वीर बस्ती की है, जहां पर नामांकन के दौरान सपा और भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह आपस में भिड़े। भाजपा नेता पंकज श्रीवास्तव की गाड़ी भी तोड़ दी गई। नॉमिनेशन के दौरान किस तरह सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में अलग अलग जिलों में झड़पें हुई हैं, ये तीनों तस्वीरें उसकी बानगी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन कल होना था और इस दौरान हाथापाई, झगड़ा, गाड़ियों का शीशे तोड़ना, इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। बलरामपुर में पूर्व मंत्री एसपी यादव की अगुवाई में सपा ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। दूसरी तस्वीर जालौन की, जहां कांग्रेस और सपा समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की। नामांकन को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने साहिबाबाद के होटल कंट्री इनके बाहर हंगामा किया। बलरामपुर, जालौन और गाजियाबाद, इन 3 जगहों से भी कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की खबरें आई हैं। मौका नॉमिनेशन का आरोप प्रत्यारोप करते हुए सपा और भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह आपस में भिड़े, पुलिस उनको कंट्रोल करती दिखी। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे की। आज अपने कानपुर दौरे के दिन यानी तीसरे दिन सबसे पहले वो अपने पैतृक गांव परौंक पहुंचे। यहाँ उन्होंने पथरी देवी, जो कि उनकी कुल देवी हैं, वहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद और उनकी बेटी भी थी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान उनके साथ रहे। यहाँ राष्ट्रपति ने करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। वहीं पुजारी कृष्ण कुमार वाजपेयी को 11,000 की दक्षिणा भी उन्होंने दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवती को प्रणाम किया और मंदिर की एक परिक्रमा भी की।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परौख पहुंच चुके हैं और आपको दिखाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर हैं। उनकी पत्नी और बेटी को भी आपको दिखाना चाहेंगे। पथरी देवी मंदिर की तरफ वो जा रहे हैं। आप राष्ट्रपति की पत्नी को देख सकते हैं, उनकी बेटी उनके साथ हैं और वो अब पथरी देवी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में हैं और यहाँ का आधे घंटे का कार्यक्रम है। आधे घंटे के कार्यक्रम में पथरी देवी मंदिर में अपने परिजनों के साथ वो पूजा करेंगे, विधि विधान के साथ पूजा करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है कि किस तरीके से जिस पल का इंतज़ार किया जा रहा था वो पल आ गया है। और पथरी देवी मंदिर सबसे पहले अपने पैतृक गांव परौख पहुंचने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब पथरी देवी मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार यहां पर आ चुका है और परिवार जो है वो अब पथरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेगा। आस्था का केंद्र कोविंद परिवार का यहाँ है और वो अब की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति को आप सीधे तौर पर दिखाएं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिजनों के साथ पथरी देवी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं और पूरा सुरक्षा का आपको दिखाएं कि सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। अवैध किले में इसको तब्दील कर दिया गया है। राष्ट्रपति के साथ उनके परिजन हैं, उनकी पत्नी हैं, उनकी बेटी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो पल आ गया है और अपने पैतृक गांव परौख पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिजनों के साथ। इस आस्था के केंद्र, इनके परिवार की आस्था का केंद्र रहे पथरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इनके पिता, राष्ट्रपति के पिता इस मंदिर की देखरेख करते थे और अब आधे घंटे पूजा अर्चना यहाँ पर होगी और उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। कानपुर देहात से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो जिस पथरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद में, मंदिर के पुजारी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने। आपको दिखाते हैं। भगवती की पूजन करवाई जी और उनको आशीर्वाद दिया जी और उन्होंने भी प्रसाद रूप में हमको दिया जी। राष्ट्रपति जी ने आपसे क्या कहा, किस तरीके से पूजा अर्चना कराने के लिए? संक्षेपता करें जी, इस प्रकार से संक्षेपता भगवती की पूजा हो। माता को चढ़ाने के लिए कुछ अपने साथ लाए थे? हाँ, मिष्ठान लाए थे जी और 11,000 रुपया दे गए। अच्छा, और कुछ वार्ता जो आपके साथ हुई हो इस मंदिर के प्रति उनकी बड़ी आस्था है? वो उनकी पुरानी बताई थी योगी जी को जी कि हमारे पिताजी पथरी चारों धाम जब गए थे जी वहाँ से पत्थर ले आए थे और ये बरगद जो पुराना था वो गिर गया जी, ये नया बरगद हुआ। अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। हाँ, वो जी। अपने परिजनों से भी कुछ बता रहे थे, बेटी से कुछ बता रहे थे? वो सबको बताया, वहाँ जितने लोग थे जी जी सबको यही बताया कि हमारे पिताजी चारों धाम जब गए थे तो मूर्ति ले करके आए थे जी, ये बताया। तो पथरी देवी मंदिर सबसे पहले जब पहुंचे तो उसके बाद ये पुजारी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति को परिजनों के साथ यहाँ पर पूजा कराई है। 11,000 रुपये चढ़ावा चढ़ाया और अपने साथ वो शॉल और मिष्ठान लेकर के, ऐसी चादर और मिष्ठान लेकर के आए थे। राष्ट्रपति अब अपने अगले पड़ाव पर चले गए हैं और पथरी देवी मंदिर के बाद तमाम कार्यक्रम उनके यहाँ पर हैं। परौख गांव से वो 12:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और 1 बजे के आसपास पुखराया पहुँचेंगे। कानपुर देहात से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो पथरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब अपने घर जा रहे हैं राष्ट्रपति। मिलान केंद्र की तरफ राष्ट्रपति जा रहे हैं। मिलान केंद्र वो जगह जो कभी पैतृक निवास हुआ करता था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, लेकिन अब इसको एक मिलन केंद्र की तरह गांव के लोगों के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों की शादियां, फंक्शंस या मिलन समारोह होते हैं। राष्ट्रपति का काफिला अब मिलान केंद्र की तरफ रवाना हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब पथरी देवी मंदिर से पूजा अर्चना करके निकले थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद थी। अब अपने पैतृक घर जा रहे हैं जिसका नाम मिलान केंद्र है और ये कभी निवास हुआ करता था। राष्ट्रपति यहीं रहे, उनका परिवार यहीं रहता था, लेकिन अब इसको एक केंद्र के रूप में गांव वालों को डेडिकेट कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम अहम मीटिंग्स, गैदरिंग्स, शादियां, इस तरह के समारोह किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में बेहद तेज रफ्तार से कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। लखनऊ से अहम खबर, शनिवार को प्रदेश में 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के बाद अब प्रदेश सरकार की निगाहें अकेले जुलाई महीने में ही 3 करोड़ टीके लगा देने की है। इस तरह कुल 6 करोड़ का टारगेट पूरा करने का
लक्ष्य रखा गया है। जुलाई का टारगेट पूरा होने के बाद 1/4 आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। तो यूपी सरकार का टीकाकरण अभियान बेहद तेजी से चल रहा है। शनिवार तक 3 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया गया है। जुलाई के महीने में भी 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट सरकार ने रखा है और टारगेट पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश की 1/4 आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी। बेहद तेजी से टीकाकरण की रफ्तार इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। 3 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। जुलाई के अंदर भी इतने ही लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और यह लक्ष्य जैसे ही पूरा होगा तो उत्तर प्रदेश की 1/4 आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। तो दूसरी लहर में जो केसेस बढ़े थे उस लिहाज से अब हर दिन एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो घटती जा रही है। संक्रमितों के नए मामले भी अब कम हो गए हैं, लेकिन संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये अहम रणनीति है उससे निपटने की, उसको आने से पहले रोकने की या उसके मैनेजमेंट की। टीकाकरण तेजी से हो और उसमें यूपी बहुत तेजी से काम कर रहा है। जुलाई में भी 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट है और अब तक 3 करोड़ टीकाकरण यूपी के अंदर किए जा चुके हैं। फोन लाइन पर अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं। अनुभव, 6 करोड़ लोगों को जुलाई के अंत तक ये टीका लगा देने का लक्ष्य है। 3 करोड़ को लग चुका है, 3 करोड़ को जुलाई के अंदर लगाया जाना है। तो कितनी तेजी से इस अभियान को जुलाई के अंदर चलाया जाएगा और खास तौर पर ग्रामीण या शहरी किन इलाकों को कवर किया जाएगा आने वाले 3 करोड़ के टीकाकरण अभियान में? देखिए, बिल्कुल यूपी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि 3 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश में लग गए हैं और पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और जून महीने में सरकार ने अपना लक्ष्य रखा था कि 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है। वो लक्ष्य 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया और अब जुलाई महीने के लिए 3 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 10,000 सेक्शन होंगे, यानी 10,000 टीकाकरण के केंद्र बनाए जाएंगे और हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों का एक जगह पर टीकाकरण होगा, यानी 10 से 12 लाख वैक्सीन एक दिन में लगाई जाएगी। और इस तरीके से आप देखिए, अगर जून के बाद जुलाई में भी, जैसा कि जून में अपना लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया, जुलाई में भी उम्मीद है कि अपने लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लेगी सरकार और 3 करोड़ जुलाई में और अब तक 3 करोड़ कुल 6 करोड़ वैक्सीनेशन हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की 1/4 आबादी जो है वो जुलाई तक वैक्सीनेट हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि तीसरी लहर का जो अंदेशा जताया जा रहा है उससे पहले 1/4 का वैक्सीनेशन हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और महाराष्ट्र कभी भी वैक्सीनेशन में सबसे आगे आंकड़ों को देखे तो, लेकिन यूपी सरकार ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक जल्द ही उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में पूरे देश में नंबर 1 होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस रफ्तार से टीकाकरण किया जा रहा है, करोड़ों के वैक्सीनेशन अभी तक हो चुके हैं। 3 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं, 1 महीने के अंदर 3 करोड़ और हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि अपने इस रिकॉर्ड पर यूपी अभी और कायम रहने वाला है। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां स्क्रीनिंग कमेटी के अयोग्य बताने पर भी शासन ने प्रतिनियुक्ति दे दी। संजय कुमार घिल्डियाल और हेमराज चौहान का नाम शासन को भेजा गया है, लेकिन शासन ने विक्रम सिंह रावत को प्रतिनियुक्ति के लिए चुना है। कुल 10 आवेदन में से 6 आवेदन योग्य पाए गए थे। देहरादून से एक और अहम खबर, शिक्षा विभाग में बम्पर प्रमोशन की तैयारी है। सहायक अध्यापक एलटी से लेक्चरर पद पर प्रमोशन की तैयारी है। विभाग ने लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। 1800 सहायक एलटी अध्यापकों के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग ने लोक सेवा आयोग को इसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। प्रमोट किए जाएंगे टीचर्स। 1800 सहायक एलटी अध्यापकों के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है। लेक्चरर पद पर उनको प्रमोट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, केदारनाथ यात्रा के लिए सितंबर से हेली सेवा शुरू हो सकती है। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारी पूरी कर ली है। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड पर 9 एविएशन कंपनियों को अनुमति दे दी गई है। कोरोना की वजह से इस बार नहीं शुरू हो पाई हेली सेवा। मार्च में ही 11,000 से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए आवेदन किया था। यह सेवा अभी तक शुरू नहीं हो पाई, लेकिन सितंबर से इसको शुरू किया जा सकता है। और अब दिल को छू लेने वाली ये खबर, जोशीमठ की प्रथम वाहिनी आईटीबीपी के परेड ग्राउंड में हिमवीर चौको नाम से स्निफर डॉग को विदाई दी गई।
इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने नारे लगाए। आपको बता दें कि चौको एक स्निफर डॉग है जो कि आईटीबीपी के डॉग स्क्वाड के 9 की अहम सदस्य रही। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि चौको कई नक्सल विरोधी अभियानों का हिस्सा भी रह चुकी है। तो 11 साल की नौकरी के बाद इस तरह फेयरवेल दिया गया, रिटायरमेंट हुआ चौको का। आईटीबीपी के K9 स्क्वाड की अहम सदस्य रही है। चौको जहां रहे खुश रहे, इस तरह की शुभकामनाओं के साथ वहां नारे लगाए गए। और ये देखिए किस तरह फूलों की माला पहनाई गई, विदाई दी गई। कई नक्सली अभियानों का हिस्सा रह चुकी है चौको। आईटीबीपी के स्निफर डॉग चौको का ये विदाई समारोह है। बाकायदा इसके लिए एक संदेश भी लिखा गया। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से। रिटायर्ड आईईएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। लंबे वक्त से बीमारी से परेशान थे अधिकारी। बिसरक कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। 15वीं मंजिल से कूदकर एक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। रिटायर्ड आईईएस अधिकारी जो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, बताया जा रहा है कि वो काफी परेशान थे और अब खबर आ रही है कि उन्होंने 15वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया है।